हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माँ सतवंती क्लास में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और एंशंट हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज़ चल रही है लुसेंट जीके की, तो उसमें हमने अपने 6 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं और आज हमारा 7वां पार्ट है। पीछे का रिवीजन जो पहले पार्ट के होते हैं वो हम साथ साथ करते हैं और आगे की क्लास को भी कंटिन्यूस करते हैं। तो जो हमारे पिछले 6 पार्ट्स हैं आप उनको ज़रूर देखना और आप अपनी एंशंट हिस्ट्री की नॉलेज को खूब सारा बढ़ाना। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और थोड़ा पहले पीछे का रिवीजन भी कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या पढ़ा है। तो हम एंशंट हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। उसमें हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया था, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हमने जो भारत देश के जो नाम हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, किस किस ने किस भारत को क्या क्या नाम दिया है और किस कारण से दिया है, ये हमने डिस्कस किया था। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ को डिस्कस किया था। वेद हमने सबसे पहले पढ़े थे कि 4 वेद हैं और कौन से वेद में क्या क्या दिया गया है, ये सब भी हमने पढ़ा था। ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट वेद है, अथर्ववेद न्यूएस्ट वेद है और जो शतपथ ब्राह्मण है वो ऋग्वेद और सामवेद के बीच में इसकी रचना हुई थी। और जो 8th मंडल है या जैसे 10th मंडल है, 3rd मंडल है ऋग्वेद का, तो उसमें क्या क्या दिया गया है ये सब भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को पढ़ा था। वेदांग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं उन्हीं को वेदांग कहते हैं और 6 वेदांग हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पुराणों के बारे में पढ़ा था कि कौन सा पुराण का किस किस वंश से रिलेटेड है। 4 वेद 6 वेदांग पढ़ने के बाद हमने 18 पुराणों के बारे में डिस्कस किया जिसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा हैं। विष्णु पुराण का मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है ओल्डेस्ट, और भागवत पुराण का श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। ऐसे करके हमने अन्य वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब भी पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने बौद्ध साहित्य के बारे में डिस्कस किया कि जो बौद्ध साहित्य उसमें जातक जो ग्रंथ है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की प्रीनेटल स्टोरी ऑफ बुद्धा उसकी स्टोरी दी गई है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुता पिटक, अभिधम पिटक आते हैं और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। और जैसे कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध साहित्य का, वैसे ही जो भगवती सूत्र है वो जैन साहित्य से रिलेटेड है और महावीर स्वामी के जीवन कृत्य से रिलेटेड है। और कल्प सूत्र जैन साहित्य का, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। ऐसे करके हमने बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य को भी पढ़ लिया था। फिर हमने ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, राजतरंगिणी कल्याण की है जैसे कि आप जानते हैं, और चचनामा के बारे में मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहता, तो वो अली अहमद की लिखी हुई है और अरबों की सिंध विजय के इसमें बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि से के द्वारा लिखी गई है और इसमें संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। ऐसे करके हमने अपने पिछली वीडियोस में अपना ये जो सारे ऐतिहासिक ग्रंथ को डिस्कस किया। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आया, 3rd पार्ट, उसमें हमने गार्गी संहिता जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही हमने करके विदेशी यात्रियों के विवरण तक हमने पढ़ा। फिर विदेशी यात्रियों का विवरण को हमने डिस्कस किया कि यूनानी रोमन लेखक कौन कौन थे, चीनी लेखक कौन कौन थे, कौन
किस समय पर यहाँ हमारे देश में आया और किस राजा के शासक के दरबार में आया, तो अरबी लेखक, अन्य लेखक, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद कल हमने जो अपनी वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने चीनी लेखक के बारे में डिस्कस किया था, और चीनी लेखक में फाहियान, सेंगुयन, ह्वेनसांग के बारे में मोस्टली हमने खूब सारी चर्चा की थी। फिर हमने अरबी लेखकों के बारे में पढ़ा था कि जो अल-बुरूनी हैं, ये इब्न बतूता है, ये जो फेमस राइटर आए थे, तो इनके द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई थी, इन्होंने किस किस शासक के बारे में क्या क्या लिखा है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारी जो 7th पार्ट है उसमें हम पीछे का रिवीजन करने के बाद फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो अदर राइटर्स 2 रह गए थे हमारे, तारानाथ और मार्को पोलो। जो तारानाथ थे वो तिब्बती लेखक थे, और कंग्यूर या तंग्यूर कह सकते हैं आप, ये इसकी बुक लिखी गई थी। और जो मार्को पोलो है वो 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा करने आया था, दक्षिण भारत में आया था। देखो दोस्तों, ये जो मार्को पोलो है इसके बारे में आप अवश्य ध्यान रखें कि जो बाकी राइटर्स आए थे वो सब उत्तर भारत में आए थे, और ये अकेला इकलौता ऐसा राइटर है जो दक्षिण भारत में आया था, मार्को पोलो, और इसने पांड्य राज्य की यात्रा की और उसके बारे में जानकारी दी। और ये इटली का यात्री था, और इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। नेक्स्ट है हमारे जो स्रोत हैं जो हमें इतिहास को जानने में मदद करते हैं, तो वो कैसे कैसे हम किस किस तरह से इतिहास को जान सकते हैं, और कैसे कैसे हमारे जो इतिहासकार हैं उन्हें इतिहास को समझने में और लिखने में मदद मिली। तो 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों के विवरण हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे: अभिलेख, स्तंभ लेख, सिक्के और अन्य। जो अभिलेख होते हैं, एपिग्राफ, उनको उनके अध्ययन को स्टडी ऑफ एपिग्राफ, तो उसको क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ एपिग्राफ को कहेंगे एपिग्राफी। और जो पिलर एडिक्ट्स हैं, स्तंभ लेख, उनको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे समझना है, ये हम 1 बाय 1 करके आपको समझाते हैं। मान लो जैसे मैंने इसमें पिक्चर बनाई है कि एक चट्टान है, और चट्टान पर हमने कुछ लिख दिया, या जैसे किसी राजा ने कुछ लिखवा दिया कि जो मैंने काम किए हैं वो हम उसके बारे में बाकी जनता को या आने वाली पीढ़ियों को पता चले, तो वो कैसे पता चलेगा, वो किसी चट्टान पर उसके बारे में लिखवाएगा, और फिर वो इजीली मिटता नहीं है, क्लियर नहीं होता है, तो वो बाकी उन चीज़ों को हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि उस राजा के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद है स्तंभ लेख, जो एक पिलर होता है, जो एक पत्थर होता है, उससे हम एक पिलर बना देते हैं। पिलर को स्तंभ भी कहते हैं हिंदी में। और पिलर पर अगर हमने कुछ लिखवा दिया, कोई पिक्चर ड्रॉ कर दी उस शासक के बारे में, उस रूलर के बारे में, उसने अपने बारे में जो जो अच्छी बातें थी, जो चीज़ें लिखवाई कि ये चीज़ें बाकी सबको भी पता चलनी चाहिए, तो वो हम स्तंभ लेखों के द्वारा पढ़कर उस राजा के बारे में, उस रूलर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सिक्के और जो अन्य अदर्स सोर्सेज हैं उनके द्वारा हम कैसे हमारी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो कॉइन्स जो होते हैं, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है उससे हमें। और जो कॉइन्स होते हैं वो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और ब्रॉन्ज कॉइन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे गोल्ड कॉइन जहाँ पर मिले हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे इकोनॉमी अच्छी होगी, वो रूलर बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस होगा, बहुत अच्छा होगा, कि उसने खूब सारी मतलब इकोनॉमी में एफर्ट्स लगाए होंगे और अपनी जनता को खुशहाल रखा होगा। और ऐसे ही जो कॉइन्स होते हैं उन पर हम जैसे इमेजेस देख सकते हैं, स्क्रिप्ट से लेख देख सकते हैं, तो उसके द्वारा हम उस रूलर और शासक के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कैसा रहा होगा, उसका नेचर कैसा रहा होगा, उसका जो रूल करने का तरीका होगा वो कैसा रहा होगा। तो उस हिसाब से लगता है कि जो
कॉइन्स हैं एक देश से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। जैसे मैंने पिक्चर में ड्रॉ किया कि मान लो ए कोई गांव है या ए कोई स्टेट है और बी स्टेट में उसके कॉइन मिलते हैं, या बी स्टेट के कॉइन ए स्टेट में मिलते हैं, या सी स्टेट में ए और बी दोनों के कॉइन मिलते हैं। तो उस हिसाब से हम लगा लेते हैं अंदाज़ा कि इन तीनों स्टेट्स में, इन तीनों गाँवों में व्यापार रहा होगा। इस हिसाब से हमारे जो रूलर थे उन्होंने जो सिक्के डेवलप किए, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और ब्रॉन्ज कॉइन, उस हिसाब से लगता है, उस हिसाब से हम उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसके व्यापार के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में पता लगा सकते हैं। और महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेखों के बारे में अब हम देखते हैं। जो बोगस कोई अभिलेख है वो ओल्डेस्ट एपिग्राफ है और 1400 BC में ये एशिया माइनर से मिला है। वैदिक देवता के बारे में इसके डिस्कस किया गया जिक्र मिलता है और इसमें इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। जो एरन अभिलेख है एशिया माइनर से रिलेटेड था, ये 1400 BC में। और जो एरन अभिलेख है वो भानुगुप्त से संबंधित है और सती प्रथा का इसमें पहला प्रमाण मिलता है। और सागर के पास एक जगह है एरन, वहीं से इसका जिक्र मिलता है एरन अभिलेख का। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट टाइम इसी अभिलेख में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है। तिथि रहित अभिलेख है ये। और नेक्स्ट है गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो बेसनगर अभिलेख है विदिशा में, और यवन राजदूत हेलोडोरस से इसका संबंध है। इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। एपिग्राफ अभिलेख जो अन्य अभिलेख हैं उनमें एपिग्राफ अभिलेख में आते हैं जो भीतरी अभिलेख है यूपी से जो मिलता है, और जूनागढ़ अभिलेख गिरनार में। ये दोनों स्कंदगुप्त से रिलेटेड हैं और गिरनार में है जो जूनागढ़ अभिलेख वो दोनों ही स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। और जो प्रयाग अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। सिक्के और अन्य जो अन्य सोर्स हैं, जो कॉइन एंड अदर सोर्सेज, प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जैसे आहत कॉइन्स ओल्डेस्ट कॉइन होते हैं ये। और काशार्पण पंचमार्क सिक्के जो धातु के टुकड़ों पर विशेष कोई स्टैंप या ठप्पा लगाकर निर्मित किए जाते हैं, स्पेशल स्टैंप लगाकर। उन पर कोई अभिलेख वगैरह नहीं मिलते, उन पर कोई पिक्चर नहीं मिलती, वो स्पेशल उस स्टैंप से ही रिलेटेड होते हैं। वो स्टैंप कहाँ की है, किसकी बनाई हुई है, तो उससे ही हम उसके बारे में पता करते हैं। इस तरह से जैसे ठप्पा लगाकर जो स्पेशल स्टैंप लगाकर तैयार किए जाते हैं उनको पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख है वो यवन ग्रीक शासकों ने बनाया था और जो बनाए थे। और इसके बाद समुद्रगुप्त जी जो सिक्का जारी करते हैं उसमें उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मुद्रा उनकी जो है वो उसमें ये प्रूव होता है कि वो संगीत प्रेमी थे, संगीत प्रेमी होने के उनके प्रमाण मिलते हैं। अरिगमेडू जो पुडुचेरी के निकट हैं से रोमन सिक्के मिले हुए हैं और रोमन से व्यापार का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है नोट जो एक लूसेंट बुक में दिया गया है, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सुवर्ण भूमि जो वर्तमान में म्यांमार है, और स्वर्णद्वीप कंबोडिया जो कंबोज के नाम से जाना जाता था पहले, और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। जावा जो है, जो जावा द्वीप है इंडोनेशिया के पास, वो यवद्वीप से जाना जाता था। और यहाँ से जो हमें क्या पता चलता है इस नोट से कि जो विदेश नीति थी वो कैसी थी, और इन सब के बीच में आपस में व्यापार होता था, और जो पुराने नाम थे इन देशों के वो इनसे पता चलते हमारे। अब उसके बाद जो हमारा है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। पिछले चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास के जो है घटनाएं हमने पढ़ी हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसके डिविजन हो गया था। और जो उसके लिखित स्रोत हैं वो कैसे कैसे हम मतलब डिस्कस करेंगे। तो जो लिखित साक्ष्य हैं उसके थ्रू हम उस काल को क्या कहेंगे, जो लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं उसके थ्रू हम उस पार्ट को क्या कहेंगे, और जो लिखित साक्ष्य हैं और पढ़े भी गए हैं उस पार्ट को हम क्या कहेंगे।
तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी लेखन के आधार पर जैसे प्रागैतिहासिक काल है तो इसमें हमें जो कोई भी नो रिटन एविडेंस, कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और इसमें जो लेखन कला नहीं थी, तो इसमें हम पाषाण काल था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लेखन था परंतु अपठनीय, पढ़ा नहीं गया है, रिटन अनरीडेबल एविडेंस हैं, और इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मेन है। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, जो पठनीय लेखन है, उसमें पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है, तो दोनों सोर्सेज हमें अवेलेबल हैं। तो उसमें हमारी वैदिक काल की जो सभ्यता आती है, वैदिक काल से उसका आरंभ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाषाण काल की, जिसमें साक्ष्य एविडेंस ऑफ फर्स्ट जो मानव, ज्ञानी मानव था, होमो सैपियंस का धरती पर 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ इसका आगमन। जो होमो सैपियंस मानव था, ज्ञानी मानव, और नर्मदा नदी जो सोन नदी की घाटी है वहाँ पर इसका मतलब आगमन हुआ था। और पहले जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे, और उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस आता गया, बंदर प्लस मानव, एक तरह से मानवाभ कपि, ह्यूमन ऐप बोला जाता है उसको। असम में उसके फर्स्ट प्रूफ दिखाई दिए थे, फर्स्ट टाइम उनको देखा गया था। और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे जब उस ज्ञानी मानव में थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज आ गई, तब वो मानव के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ। औजार जो हमारे टूल क्या क्या यूज़ होते थे, तो पत्थर के स्टोन से जो बनाए जाते थे वो ही टोटली हमारे औजार होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की जानकारी दी या खोज की। जो पैलियोलिथिक टूल्स थे डिस्कवर्ड इन इंडिया 1863 में इसका डिस्कवर हुई थी। इसकी पूरा पाषाण काल में औजार पत्थर के होते थे। और जो प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति थी, पल्लवरम तमिलनाडु में हुई थी उसकी खोज, प्रथम पुरा पाषाण कलाकृति की। भारत का जो प्राचीनतम नगर था और द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया वो मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदारो, माउंट ऑफ द डेड को माना जाता है मोहनजोदड़ो को। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल जो पीरियड था पाषाण काल, उसमें पीरियड माना जाता है पहले। उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और पाषाण काल को हम बोलेंगे नियोलिथिक एज। जो मानव था वो फर्स्ट पीरियड में पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक एज में आखेटक और संग्राहक था। इसमें इसने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार तो क्या है, आग पर एक तरह से कंट्रोल करना सीख लिया था। आग तो पहले भी थी लेकिन उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उस पर कंट्रोल करना सीख लिया था कि कैसे हमें पत्थर को रगड़ कर उसको आग जलाना है, और जब उससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको पानी वानी डाल के कैसे उसको बुझाना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। और जो मध्यकाल है मेसोलिथिक एज, उसमें भी धीरे धीरे उसने अपने कंटिन्यूसली इस आविष्कारों को, खोज को और अपने आप को जो डेवलप करने की स्थिति थी उसको जारी रखा। और जब पाषाण काल आया, नवपाषाण काल, तब नियोलिथिक एज में उसने पहिए का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, स्थायी निवास शुरू हो गया उसका, और पशुपालन करना उसने शुरू कर दिया, जिसमें उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पशु पालन की शुरुआत की। तो जो उसको प्रोटेक्ट करता था, उसकी रक्षा करता था, और काफ़ी मतलब एक तरह से उसके ओबे को मानने वाला था, एक तरह से उसका पूरा शुभ चिंतक था। उसके जो भी बचा कुचा खाना होता था, मांस था, वो खा के और उसको पूरा ही सहयोग देता था। जैसे मैंने नीचे ये थोड़ा सा समझाने के लिए ड्रॉ किया है कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो मानव था वो शिकारी के रूप में था। मान लो 4 इंसान हैं एक घर में, एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे, तो चारों ही शिकार करेंगे, और शिकार मिलजुल कर जो शिकार करेंगे उसको मिलजुल कर खा के और सो जाएंगे, और दर बदर इधर उधर भटकते रहेंगे। कोई सभ्यता नहीं होगी, कोई सिविलाइजेशन नहीं होगी, कोई वो एक जगह रुक कर नहीं बैठेंगे, कोई एक जगह वो अपना स्टेबल नहीं रहेंगे। जब आसपास शिकार मिल गया वहीं खाया, वहीं पेड़ के नीचे सो गए, कहीं भी सो गए, और फिर कहीं दूसरी जगह अपना अगले दिन चल दिए, फिर वहाँ शिकार किया, वहाँ सो गए खा के। तो इस तरह से कोई सिविलाइजेशन, कोई स्थायी परमानेंट उनका नहीं था।
एक भी जगह। और ये जो चीज़ें सामने आई, ये नवपाषाण काल में सामने आई हमारे सामने, जब उसने कृषि करना सीख लिया, पहिए का आविष्कार सीख लिया, वहीं पर अपना खेती करने लगे, तो खेत अपना बना लिया, तो उसके पास में ही उसने घर बना लिया खेत को देख रेख करने के लिए। फिर उसके पास जो खाना खाते थे, जो अन्न था, वो खाना खाने के बाद जो उसके पास स्टॉक बच जाता था, फिर उसको भंडार कर लेते थे, स्टॉक को इकट्ठा कर लेते थे खाने को। और जैसे मान लो 2-3 पर्सन, 4 पर्सन हैं घर में या फैमिली में, तो 2-3 खेती में लगे हुए हैं, एक पर्सन को एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो वो अलग अलग खोज करने में लग जाता है। इस तरह से जो एक पर्सन फ्री होता है वो थोड़ा सा इन्वेंशन के कार्य में लग जाता है, और इस तरह धीरे धीरे वो स्थायी निवास करने लग जाते हैं। अपने खेत के पास ही उनके स्थायी निवास हो जाता है। इस तरह अलग अलग फैमिलीज़ आके वहीं पर खेत बनाना शुरू कर दिया, वहीं पर इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हमारी सभ्यता का भी विकास हुआ। ये चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।